लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। हम ऊपर के किसी बयान में लिखा हैं कि तिलिस्मी दरोगा की बदौलत जब नागर और माया रानी में लड़ाई हो गई तो उसी समय मौका पाकर कमबख्त दारोगा वहां से निकल भागा और उसके थोड़ी ही देर बाद माया रानी भी नागर के धमकाने से डरकर वहां से चली गई। यद्यपि दारोगा और माया रानी में लड़ाई हो गई थी मगर मेल होने में भी कुछ देर न लगी। कायदे की बात है कि चोर बदमाश बेईमान आदि जितने बुरे कर्म करने वाले हैं प्रकृति अनुसार कभी कभी आपस में लड़ भी जाते हैं और लड़ाई यहां तक बढ़ जाती है कि एक के खून का दूसरा प्यासा हो जाता है, बल्कि जान का नुकसान भी हो जाता है। मगर थोड़े ही अरसे के बाद फिर आपस में मेल मिलाप हो जाता है। इसका असल सबब यही है कि बुरे मनुष्यों के हृदय में लज्जा शान मान और आन की जगह नहीं होती। उन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता कि फलां ने मुझे ताना मारा था या फलां ने मेरी किसी प्रकार की बेइज्जती की थी। अतएव कदापि उसके सामने न जाना चाहिए या किसी तरह उसे अवश्य नीचा दिखाना चाहिए, क्योंकि बुरे मनुष्य तो नीच होते ही हैं। उन्हें अपने नीच कर्मों या अपने साथियों के ताने या लड़ाई से शर्म ही क्यों आने लगी। और यही सबब है कि उनकी लड़ाई बहुत दिनों के लिए मजबूत नहीं होती। अगर ऐसा होता तो फूट और तकरार के कारण स्वयं बदमाशों का नाश हो जाता और भले आदमियों को बुरे मनुष्यों से दुख पाने का दिन नसीब न होता। परमेश्वर की इस विचित्र माया ही ने माया रानी और दारोगा में फिर से मेल करा दिया और राजा बीरेंद्र सिंह तथा उनके खानदान की बदनसीबी के वृक्ष में पुनः फल लगने लगे, जिसका हाल आगे चलकर माया रानी और दारोगा की बातचीत से मालूम होगा। जिस समय नागर की धमकी से डरकर कुछ सोचती विचारती माया रानी सदर फाटक के बाहर निकली और गंगा के किनारे की तरफ चली, तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद तिलिस्मी दारोगा से, जो नाक कटाकर अपनी बदकिस्मती पर रोता कलपता धीरे धीरे गंगा जी की तरफ जा रहा था, उसकी मुलाकात हुई। जब अपने पीछे किसी के आने की आहट पा दारोगा ने फिर कर देखा तो माया रानी पर निगाह पड़ी। यद्यपि उस समय वहां पर अंधेरा था, परंतु बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण एक ने दूसरे को बखूबी पहचान लिया। माया रानी तुरंत दारोगा के पैरों पर गिर पड़ी और आंसुओं से उसके नापाक पैरों को भिगोती हुई बोली, दारोगा साहब, निस्संदेह इस समय आपकी बड़ी बेइज्जती हुई और आप मुझसे रंज हो गए, परंतु मैं कसम खाकर कहती हूं कि इसमें मेरा कसूर नहीं है। थोड़ी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप कृपा करके सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपका दिल गवाही दे कि बेशक माया रानी का दोष है, तो आप बेखटके अपने हाथ से मेरा सिर काट डालिए, मुझे कोई उज्र न होगा। बल्कि मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहती हूं कि मैं उस समय अपने हाथ से कलेजे में खंजर मारकर मर जाऊंगी जब मेरी बात सुनने के बाद आप अपने मुंह से कह देंगे कि बेशक कसूर तेरा है, क्योंकि आपको रंज करके मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहती। आप खूब जानते हैं कि इस दुनिया में मेरा सहायक सिवाय आपके दूसरा नहीं। अतएव जब आप ही मुझसे अलग हो जाएंगे तो दुश्मनों के हाथों से सक से सककर मरने की अपेक्षा अपने हाथ से आप ही जान दे देना मैं उत्तम समझती हूं। दारोगा, यद्यपि अभी तक मेरा दिल यही गवाही देता है कि आज तू ही ने मेरी बेइज्जती की और तू ही ने मेरी नाक काटी, परंतु जब तू मेरे पैरों पर गिरकर साबित किया चाहती है कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तो मुझे भी उचित है कि तेरी बातें सुन लूं और इसके बाद जिसका कसूर हो उसे दंड दूं। माया, खड़ी होकर और हाथ जोड़कर, बस बस बस, मैं इतना ही चाहती हूं। दारोगा, अच्छा तो इस जगह खड़े होकर बातें करना उचित नहीं, किसी तरह शहर के बाहर निकल चलना चाहिए। बल्कि उत्तम तो यह होगा कि गंगा के पार हो जाना चाहिए, फिर एकांत में जो कुछ कहोगी मैं सुनूंगा। दोनों वहां से रवाना होकर बात की बात में गंगा के किनारे जा पहुंचे। वहां दारोगा ने खूब अच्छी तरह अपनी नाक धोकर मरहम की पट्टी बांधी जो उसके बटुए में मौजूद थी, और इसके बाद मल्लाह को कुछ देकर माया रानी को साथ लिए दारोगा साहब गंगा पार हो गए। दारोगा ने वहां भी दम न लिया और लगभग आध कोस के सीधे जाकर एक गांव में पहुंचे, जहां घोड़ों के सौदागर लोग रहा करते थे और उनके पास हर प्रकार के कम कीमत और बेशकीमत घोड़े मौजूद रहा करते थे। यहां पहुंचकर दारोगा ने माया रानी से कहा, तेरे पास कुछ रुपया अशर्फी है या नहीं? इसके जवाब में माया रानी ने कहा कि रुपए तो नहीं है मगर अशर्फियां हैं, और जवाहरात का एक डिब्बा भी जो तिलिस्मी बाग से भागते समय
साथ लाई थी मौजूद है। आसमान पर सुबह की सफेदी अच्छी तरह फैली न थी। गांव में बहुत कम आदमी जागे थे। माया रानी से 50 अशर्फी लेकर और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा कर दारोगा साहब सराय में गए और थोड़ी ही देर में 2 घोड़े मय साज के खरीद लाए। माया रानी और दारोगा दोनों घोड़ों पर सवार होकर दक्षिण की तरफ इस तेजी के साथ रवाना हुए कि जिससे जाना जाता था कि इन दोनों को अपने घोड़े के मरने की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद जब एक जंगल में पहुंचे तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की चाल कम की और बातचीत करते हुए जाने लगे। दारोगा, अब हम लोग ऐसी जगह आ पहुंचे हैं जहां किसी तरह का डर नहीं है। अब तुम्हें जो कुछ कहना हो कहो। माया रानी, इसके पहले कि आपके छूटने का हाल आपसे पूछूं, जिस दिन से आप मुझसे अलग हुए उस दिन से लेकर आज तक का अपना किस्सा मैं आपसे कहना चाहती हूं, जिसके सुनने से आपको पूरा पूरा हाल मालूम हो जाएगा और आप स्वयं कहेंगे कि मैं हर तरह से बेकसूर हूं। दारोगा, ठीक है, जितने विस्तार के साथ तुम कहना चाहो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। माया रानी ने ब्यौरेवार अपना हाल दारोगा से कहना शुरू किया, जिसमें तेज सिंह का पागल बन के तिलिस्मी बाग में आना, चंडूल का पहुंचना, राजा गोपाल सिंह का कैद से छूटना, लाड़ली का माया रानी से अलग होना, धनपत की गिरफ्तारी, अपना भागना, तिलिस्म का हाल, सुरंग में राजा गोपाल सिंह, कमलनी, लाड़ली, भूतनाथ और देवी सिंह का आना, नकली दरोगा का पहुंचना और उससे बातचीत करके धोखा खाना इत्यादि जो कुछ हुआ था सच सच दारोगा से कह सुनाया। इसके बाद दारोगा की चिट्ठी पढ़ना और फिर असली दारोगा के विषय में धोखा खाना भी कुछ बनावट के साथ बयान किया, जिसे बड़े गौर से दारोगा साहब सुनते रहे और जब माया रानी अपनी बात खत्म कर चुकी तो बोले, अब मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ किया हरामजादी नागर ने किया और तू बेकसूर है, या अगर तुझसे किसी तरह का कसूर हुआ भी तो धोखे में हुआ। मगर तेरी जुबानी सवाल सुनकर मुझे इस बात का बहुत रंज हुआ कि तूने राजा गोपाल सिंह के बारे में मुझे पूरा धोखा दिया। माया रानी, बेशक ये मेरा कसूर है, मगर वो कसूर पुराना हो गया और धोखे में लक्ष्मी देवी का भेद खुल जाने पर तो अब वो क्षमा के योग्य भी हो गया। अगर आप उस कसूर को भूलकर बचने का उद्योग न करेंगे तो बेशक मेरी और आपकी दोनों की जान दुर्गति के साथ जाएगी, क्योंकि मैं फिर भी ढिठाई के साथ कहती हूं कि उस विषय में मेरा और आपका कसूर बराबर है। दारोगा, बेशक ऐसा ही है। खैर, मैं तेरा कसूर माफ करता हूं, क्योंकि तूने इस समय उसे साफ साफ कह दिया और यह भी निश्चय हो गया कि आज केवल नागर हरामजादी ने। माया रानी, अपने घोड़े को पास ले जाकर और दरोगा के पैर छूकर, केवल माफी नहीं बल्कि उद्योग करना चाहिए जिसमें राजा गोपाल सिंह, बीरेंद्र सिंह, उनके दोनों लड़के और अय्यार गिरफ्तार हो जाएं या दुनिया से उठा दिए जाएं। दारोगा, ऐसा ही होगा और शीघ्र ही इसके लिए मैं उत्तम उद्योग करूंगा, कुछ सोचकर। मगर मैं देखता हूं कि इस काम के लिए रुपए की बहुत जरूरत है। माया, रुपए पैसे की किसी तरह कमी नहीं हो सकती। मेरे पास लाखों रुपए के जवाहरात हैं, बल्कि देवगढ़ी का खजाना ऐसा गुप्त है कि सिवा मेरे कोई दूसरा पा ही नहीं सकता, क्योंकि गोपाल सिंह को उसकी कुछ भी खबर नहीं है। दारोगा ताज्जुब से, देवगढ़ी का खजाना कैसा? मैं भी उस विषय में कुछ नहीं जानता। माया रानी, वाह, आप क्यों नहीं जानते? वो मकान आप ही ने तो धनपत को दिया था। दारोगा, ओह, देवगढ़ी क्यों कहती हो, शिवगढ़ी कहो। माया रानी, हाँ हाँ, शिवगढ़ी शिवगढ़ी, मैं भूल गई थी, नाम में गलती हुई। उसमें बड़ी दौलत है। जो कुछ मैंने धनपत को दिया सब उसी में मौजूद है। धनपत बेचारा कैद ही हो गया, फिर निकालता कौन? दारोगा, बेशक वहां दौलत होगी, इसके सिवाय मुझे भी तुम दौलत से खाली न समझना। अस्तु कोई चिंता नहीं, देखा जाएगा। माया रानी, मगर अभी तक ये ना मालूम हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं। घोड़े बहुत थक गए हैं, अब ये ज्यादा नहीं चल सकते। दारोगा, हमें भी अब बहुत दूर नहीं जाना है। उंगली के इशारे से बताकर, वो देखो सामने जो पहाड़ी है उसी पर मेरा गुरु भाई इंद्रदेव रहता है। इस समय हम लोग उसी के मेहमान होंगे। माया रानी, ओहो, अब याद आया, इन्हीं का जिक्र आप अक्सर किया करते थे और कहते थे कि बड़े चालाक और प्रतापी हैं। आपने एक दफे ये भी कहा था कि इंद्रदेव भी किसी तिलिस्म के दारोगा हैं। दारोगा, बेशक ऐसा ही है और मैं उसका बहुत भरोसा रखता हूं। उसकी बदौलत मैं अपने को राजा से भी बढ़ के अमीर समझता हूं और बीरेंद्र सिंह की कैद से छूटकर आजादी के साथ घूमने का दिन भी मुझे उसी के उद्योग से मिला है, जिसका हाल मैं तुमसे फिर कहूंगा।
वो बड़ा ही धूर्त एवं बुद्धिमान और साथ ही इसके अय्याश भी है। माया रानी, उम्र में आपसे बड़े हैं या छोटे? दारोगा, ओह, मुझसे बहुत छोटा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि अभी नौजवान है। बदन में ताकत भी खूब है। रहने का स्थान भी बहुत ही उत्तम और रमणीक है। मेरी तरह फकीरी भेष में नहीं रहता, बल्कि अमीराना ठाठ के साथ रहता है। दारोगा की बात सुनकर माया रानी के दिल में एक प्रकार की उम्मीद और खुशी पैदा हुई। आंखों में विचित्र चमक और गालों पर सुर्खी दिखाई देने लगी, जो क्षण भर के लिए थी। इसके बाद फिर माया रानी ने कहा, ये आपकी कृपा है कि ऐसी बुरी अवस्था तक पहुंचने पर भी मैं किसी तरह निराश नहीं हो सकती। दारोगा, जब तक मैं जीता और तुझसे खुश हूं, तब तक तो तू किसी तरह निराश कभी भी नहीं हो सकती। मगर अफसोस, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं कि इसके पास से तेरी खोज में गया था। आज मेरी नाक कटी देखेगा तो क्या कहेगा? माया रानी, बेशक उन्हें बड़ा क्रोध आवेगा जब आपकी जबानी ये सुनेंगे कि नागर ने आपकी ये दशा की। दरोगा, क्रोध? अरे तू देखेगी कि नागर को पकड़वा मंगवाएगा और बड़ी दुर्दशा से उसकी जान लेगा। उसके आगे ये कोई बड़ी बात नहीं। लो, अब हम लोग ठिकाने आ पहुंचे। अब घोड़े से उतरना चाहिए। इस जगह पर एक छोटी सी पहाड़ी थी, जिसके पीछे की तरफ और दाहिने बाएं कुछ चक्कर खाता हुआ पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक दिखाई दे रहा था। जब ये दोनों आदमी उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो घोड़े से उतर पड़े, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर घोड़ा ले जाने का मौका न था और इन दोनों को पहाड़ी के ऊपर जाना था। दोनों घोड़े लंबी लंबी बागडोरों के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिए गए और इसके बाद माया रानी को साथ लिए हुए दारोगा ने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया। उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए केवल एक पगडंडी का रास्ता था, और वो भी बहुत पथरीला और ऐसा ऊबड़ खाबड़ था कि जाने वाले को बहुत संभल कर चढ़ना पड़ता था। यद्यपि पहाड़ी बहुत ऊंची न थी, मगर रास्ते की कठिनाई के कारण इन दोनों को ऊपर पहुंचने में पूरा 1 घंटा लग गया। जब दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो माया रानी ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देखा कि सामने की तरफ जहां तक निगाह काम करती है, पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी अवस्था आषाढ़ के उठते हुए बादलों सी जान पड़ती है। टीले पर टीला, पहाड़ पर पहाड़, क्रमशः बराबर ऊंचा ही होता गया है। ये वही विंध्य की पहाड़ी है जिसका फैलाव सैकड़ों कोस तक चला गया है। इस जगह से जहां इस समय माया रानी खड़ी होकर पहाड़ी के दिलचस्प सिलसिले को बड़े गौर से देख रही है, राजा बीरेंद्र सिंह की राजधानी नौगढ़ बहुत दूर नहीं है, परंतु ये जगह नौगढ़ की हद से बिल्कुल बाहर है। धूप बहुत तेज थी और भूख प्यास ने भी सता रखा था। इसलिए दारोगा ने माया रानी से कहा, मैं समझता हूं कि इस पहाड़ पर चढ़ने की थकावट अब मिट गई होगी। यहां देर तक खड़े रहने से काम न चलेगा, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ दूर और चलना है और भूख प्यास से जी बेचैन हो रहा है। माया रानी, क्या अभी हम लोगों को और आगे जाना पड़ेगा? आपने तो इसी पहाड़ी पर इंद्रदेव का घर बताया था। दारोगा, ठीक है, मगर उसका मतलब ये न था कि पहाड़ पर चढ़ने के साथ ही कोई मकान मिल जाएगा। माया रानी, खैर चलिए, अब कितनी देर में ठिकाने पर पहुंचने की आशा कर सकती हूं? दारोगा, अगर तेजी के साथ चलें तो घंटे भर में। माया रानी, उफ। आगे आगे दारोगा और पीछे पीछे माया रानी दोनों आगे की तरफ बढ़े। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, जमीन ऊंची मिलती जाती थी और चढ़ाव चढ़ने के कारण माया रानी का दम फूल रहा था। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी होकर दम लेती थी और फिर दारोगा के पीछे पीछे चल पड़ती थी, यहां तक कि दोनों एक गुफा के मुंह पर जा पहुंचे, जिसके अंदर खड़े होकर बराबर 2 आदमी बखूबी जा सकते थे। बाबा जी ने माया रानी से कहा कि क्या हर्ज है, मैं चलने को तैयार हूं, मगर जरा दम ले लूं। गुफा के दोनों तरफ चौड़े चौड़े 2 पत्थर थे, जिनमें से एक पर दारोगा और दूसरे पर माया रानी बैठ गई। इन दोनों को बैठे अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी कि गुफा के अंदर से एक आदमी निकला, जिसने पहली निगाह में माया रानी को और दूसरी निगाह में दारोगा को देखा। माया रानी को देखकर उसे ताज्जुब हुआ, मगर जब दारोगा को देखा तो झपट कर उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, आश्चर्य है कि आज माया रानी को लेकर आप यहां आए हैं। दारोगा, हाँ, एक भारी आवश्यकता पड़ जाने के कारण ऐसा करना पड़ा। कहो तुम अच्छे तो हो, बहुत दिन पर दिखाई दिए। आदमी, जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूं। हाल ही में जब आप यहां आए थे तो मैं एक जरूरी काम के लिए भेजा गया था, इसी से आपके दर्शन न कर सका। कल जब मैं लौट कर आया तो मालूम हुआ कि बाबा जी आए थे, पर एक ही दिन रहकर चले गए, आश्चर्य के ढंग से। मगर ये नाक पर पट्टी कैसे बंधी है?
दारोगा। कल लड़ाई में एक आदमी ने बेकसूर मुझे जख्मी किया, इसी से पट्टी बांधने की आवश्यकता हुई। आदमी क्रोध में आकर, किसकी मौत आई है जिसने हम लोगों के होते आपके साथ ऐसा किया? जरा नाम तो बताइए। दारोगा। अब आया हूं तो अवश्य सब कुछ कहूंगा। पहले ये बताओ कि इस समय तुम जाते कहाँ हो? आदमी। एक काम के लिए महाराज ने भेजा है। संध्या होने के पहले ही लौट आऊंगा। यदि आज्ञा हो तो महाराज के पास जाकर आपके आने का संवाद दूं? दारोगा। नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ। जब लौटो तो रात को बातचीत होगी। आदमी। जो आज्ञा। दारोगा का पैर छूकर वो आदमी वहां से तेजी के साथ चला गया और इसके बाद माया रानी ने दारोगा से कहा, अफसोस यहां तक नौबत आ पहुंची कि अब हर एक आदमी 12 पर्दे के अंदर रहने वाली माया रानी को खुल्लम खुल्ला देख सकता है, जैसा कि अभी इस गैर आदमी ने देखा। दारोगा। तुझे इस बात का अफसोस न करना चाहिए। समय ने जब तुझे अपने घर से बाहर कर दिया, रियाया से बदतर बना दिया, हुकूमत छीन कर बेकार कर दिया, बल्कि यों कहना चाहिए कि वास्तव में छिपकर जान बचाने लायक कर दिया, तो पर्दे और इज्जत का ख्याल कैसा? किस जात बिरादरी के वास्ते? क्या तुझे आशा है कि राजा गोपाल सिंह अब तुझे अपनी बनाकर रखेगा? कभी नहीं। फिर लज्जा का ढकोसला क्यों? हाँ, समय ने अगर तेरा नसीब चमकाया और तू हम लोगों की मदद से गोपाल सिंह, बीरेंद्र सिंह तथा उसके लड़कों पर फतह पाकर पुनः तिलिस्म की रानी हो गई, तो तुझे उस समय आज की निर्लज्जता की परवाह न रहेगी, क्योंकि रुपयों वालों का ऐब जमाना नहीं देखता। रुपए वाली की खातिर में कमी नहीं होती। रुपए वाले को कोई दोष नहीं लगता और रुपए वालों की पहली अवस्था पर कोई ध्यान नहीं देता। फिर इसके लिए सोचने विचारने से क्या फायदा? तू आज से अपने को मर्द समझ ले और मर्दों की ही तरह जो कुछ मैं सलाह दूं वो कर। माया रानी। बात तो आपने ठीक कही, वास्तव में ऐसा ही है। अब आज से मैं ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान न दूंगी। अच्छा, जहां चलना हो चलिए, मैं बखूबी आराम कर चुकी। हाँ, ये तो बताइए कि वो आदमी कौन था और उसने मुझे पहचाना कैसे? दारोगा। वो इंद्रदेव का अय्यार है, मुझसे मिलने के लिए बराबर आया करता था। यही सबब है कि तुझे पहचानता है। और फिर अय्यारों से ये बात कुछ दूर नहीं है कि तुझसी मशहूर को पहचान लिया। इसके बाद दारोगा उठ खड़ा हुआ और माया रानी को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहकर गुफा के अंदर रवाना हुआ। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के 6वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।